Okay, students, am I audible? Am I audible to you? Please confirm me whether I am audible to you or not. Okay. So a very good morning to all of you. Please join as early as possible, and it's very mandatory for all of you to join the class. It's I think बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, कुछ दिन बाद नहीं होगा, तो इसको करने का क्या फायदा, बट दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो जो तुम लोग क्लास कर रहे हो वो लोग, हम लोग तो ग्रुप में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन तुम भी तुम्हारे दोस्त लोगों को बोलो क्लास करने के लिए। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बाद में जाके वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास अभी हो रहा है, जो क्लास हो रहा है वो लेकिन ऑफिशियल है। ओके, ऑफिशियल है, क्योंकि यही अगर फिजिकल मोड में जब खोलेगा खोलेगा, तो जब तक नहीं खोल रहा है तो यही कंटिन्यू रहेगा। और जब भी अगर कभी ऑफलाइन में हो जाते हैं तो ऑफलाइन में यही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज योर अटेंडेंस। यू डोंट थिंक लाइक ये तो सिर्फ हो रहा है, चलो ये आज होगा कल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तुम्हारा क्लासेस है अभी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बार बार ज्वाइन करो क्लास को और अटेंटिवली फॉलो करो। हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। Again, I'm writing in groups, in group. हाँ बोलो विशाल, क्या पूछना है? सर इसमें सर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है सर, प्रॉब्लम हो हाँ रहा बोलो। है सर। जो होमवर्क था ना कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का, क्या पूछना है बोलो। सर जो होमवर्क था ना कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का। तुम एक काम करो, क्लास होने जाने के बाद, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, okay, so 7 students have joined, so I'm starting. Okay, I think all of you have downloaded the study material that I have sent or shared with you regarding the capital market first and second unit. I think but again I'm telling you, I won't share the study material in group. Okay, a link will be given. You should, it's your duty to visit that link and download your स्टडी मटेरियल। वहां पे जब जाओगे वहां पे सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं सिर्फ कैपिटल मार्केट नहीं, जो भी हम क्लास करवा रहे हैं उसके क्लास के स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ हम जो क्लास में जो सम्स करवा रहे हैं उसका भी कॉपी तुम लोगों को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि रेगुलरली वो वेबसाइट, मेरा जो वेबसाइट है वो विजिट करते रहो, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, उस दिन लास्ट दिन हम लोग पूरा कैपिटल मार्केट खत्म कर लिए थे, सिर्फ एक चीज बचा हुआ था, वो था ग्रीन शू ऑप्शन। ओके, आज लोग हम सिर्फ ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा आवाज सही तरीके से तुम लोगों के पास आ रहा है ना? कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बताना। हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन पुअर हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर कभी भी ये प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस हो तो हमें तुरंत बताना। तो हम लोग उस दिन सिर्फ एक चीज छोड़ के रखे थे, वो वाला चीज था ग्रीन शू ऑप्शन। ओके, सो ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में आज हम पूरा क्लास डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हें वो नोट भी भेज दिया जाएगा। आई थिंक नोट्स तुम लोगों को भेज दिया गया है, नोट्स में ग्रीन शू ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो जाके ये यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और स्टॉक मार्केट पे भी हम लोग
प्रैक्टिकल चीज, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल चीज देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली कैसे डीलिंग होता है, ये हम लोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सो now I move to I am sharing my screen, so you just see it whether it's visible to you or not. And 1 minute. Yes, it's, is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Please confirm me whether it is visible to all of you or not. स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बराबर से? Okay, so now I move to here. Okay, so today's topic is green shoe option. What is the green shoe option? What does it mean actually? Okay, what does it mean? Actually, green shoe option means a option which is here. Green shoe option is a special provision in an IPO prospectus which allows underwriters to sell more shares than originally planned to issue in the market. Okay, जब हम पहले ही बोल चुके हैं तुम लोगों को कि जब भी तुम आईपीओ इशू करने जाओगे तो वहां पे एक अंडरराइटर्स की जरूरत है, एक मर्चेंट बैंकर्स की जरूरत है। मर्चेंट बैंकर क्या कर रहा है, वहां पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस को आगे लेके जा रहा है, बैंकर्स को हम ला रहे हैं। तो ये जो मर्चेंट बैंकर्स है यही है जाता है ज्यादा से ज्यादा टाइम पे अंडरराइटर्स। ठीक है, ये जो मर्चेंट बैंकर्स होता है ना, ये मर्चेंट बैंकर्स ही तुम्हारा अंडरराइटर्स का काम कर देते हैं। तो ये अंडरराइटर्स के पास एक ऑप्शन रहता है कि तुम जितना प्लान कर रहे हो, तुम मान लो, तुम मान के चलो, देखो नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 100 शेयर्स तुम इशू करना चाहते, 1000 शेयर्स तुम इशू करने के लिए ओरिजिनली प्लान किए हो, लेकिन तुम उसमें 15% की एक लिवरेज रख के चाह रहे हो कि हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि तुम 15% शेयर तुम ज्यादा बेच सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए तो बाद में हम देखेंगे कि 15% अगर पूरा हो तो पूरा, मैक्सिमम 15%। ओके, 15% से नीचे भी तुम ला सकते हो, लेकिन 15% से ऊपर कभी तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। अगर पूरा का पूरा 15% ही तुम इस्तेमाल में ला रहे हो तो तुम्हारा टोटल इशू साइज जो भी रहेगा इनिशियली उसके ऊपर 100 उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 15% की बढ़ोतरी तुम कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग का इशू साइज एग्जाम्पल में है 1000, और तुम उससे ज्यादा से ज्यादा 15% ज्यादा बढ़ा के 1150 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोग के एक ज्यादा शेयर बेचने का एक तरीका है। ठीक है, उसके साथ साथ ये एक स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस भी है। ठीक है, इसको हम दूसरे एंगल से स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। और स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस को कौन काम करेगा? स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस में, स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस में एक स्टेबिलाईजिंग एजेंट रहेगा जो कि अमूमन वो मर्चेंट बैंकर ही होता है। ठीक है, अमूमन वो लोग मर्चेंट बैंकर्स ही होते हैं। मर्चेंट बैंकर एज अ स्टेबिलाईजिंग एजेंट काम करते हैं टू स्टेबिलाईज द प्रोसेस। अब किसको स्टेबिलाईज करेंगे? स्टेबिलाईज करेंगे प्राइस को। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, उसके साथ साथ हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी हम प्रोसेस को देखेंगे, ताकि तुम लोगों को ये पूरा चीज एकदम पानी की तरह साफ हो जाए तुम लोगों के पास। ठीक है, अच्छा, एक इसका हिस्ट्री भी हम बोल देते कि क्यों इसको ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। ग्रीन शू ऑप्शन क्यों? जैसे तुम लोग देखे कि हम मेरा जो पीपीटी था उसमें देखो पहला जो स्क्रीन हम बनाए थे उसमें देखो एक ग्रीन शू, एकदम नॉर्मल एक जूते का छवि दे के रखे। हाँ, एक्चुअली यही है तुम्हारा हिस्ट्री क्या है? इसमें हम हिस्ट्री बता रहे हैं। हिस्ट्री में बोल रहे हैं कि 1919 में, ठीक है, ये पहला बार इसको जो ग्रीन शू ऑप्शन मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पहली बार हम लोग 1919 में, बहुत दिन पहले, लगभग
100 साल पहले, 100 साल पहले हम लोग देखे थे। और ये ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल के एक यूएस का कंपनी था, ठीक है, यूएस का एक कंपनी था, उसका नाम था ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो कंपनी आज भी काम करता है, ठीक है, वो कंपनी आज भी है और उसका नाम अभी चेंज हो गया है। वो अभी वुल्फ वोल्फवेराइन वर्ल्ड वाइड इनकॉर्पोरेशन, वो वुल्फराइन वर्ल्ड वाइड इनकॉर्पोरेशन के एक हिस्सा हुआ करते हैं अभी, ठीक है। पहले वो ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के दिन वो वुल्फराइन वर्ल्ड वाइड इनकॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। उन लोगों ने ऐसा प्रोसेस उस टाइम पहली बार इस्तेमाल में लाए थे, तो उसी टाइम से इसको ग्रीन शू ऑप्शन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये एक ओवर अलॉटमेंट प्रोसेस है। ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास इसका एक ग्रीन शू ऑप्शन में अगर तुम इसको काम पे लाओगे, ग्रीन शू ऑप्शन को अगर तुम प्रोविजन में रखोगे प्रोस्पेक्टस में, तो तुम क्या कर सकते हो, ओवर अलॉटमेंट कर सकते हो। हम लोग देखे हैं, तुम लोग जब वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जब तुम लोग वो इक्विटी शेयर का ट्रीटमेंट किए थे, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि ओवर अलॉटमेंट हो सकता है। ओवर अलॉटमेंट मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन ज्यादा आ सकता है, पब्लिक ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे जाके हम ये ग्रीन शू ऑप्शन की मदद से ओवर अलॉटमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्राइस को भी स्टेबिलाईज कर सकते हैं। ये दो एडवांटेज हम लोगों को मिल सकता है। इसके लिए ये ऑप्शन का नाम ग्रीन शू ऑप्शन पड़ा, क्योंकि पहली बार 1919 के दौरान इसको ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसको पहली बार इस्तेमाल में लाए थे, ठीक है। इसके लिए इसका नाम हो गया ग्रीन शू ऑप्शन। और इसका इंडिया का क्या है, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया के साथ इसका हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है? ये पहली बार इंडिया में 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूएस में ये 1919 में किया गया, लेकिन इंडिया में जब ये आया लगभग 83 साल बाद, ओके, लगभग 83 इयर्स के बाद इंडिया में इसको लाया गया। 83 नहीं, लगभग 84 इयर्स के बाद ये इंडिया में लाया गया। तब इसका नाम कब लाया गया? 2003 में। कौन से रेगुलेशन के तहत? वाइट अ सर्कुलर सेबी CFD DIL DIP सर्कुलर नंबर 11 डेटेड 14 अगस्त 2003। ओके, तो 2003 14 अगस्त सेबी ने एक सर्कुलर दिया जिसमें कहा गया कि अभी इंडियन कैपिटल मार्केट में भी ये ग्रीन शू ऑप्शन लागू होगा, ठीक है। तो 14 अगस्त 2003 से लेकर आज के दिन तक ये लागू है इंडिया के कैपिटल मार्केट पे, लेकिन बाहर के मतलब कि यूएस में ये 1919 से ही लागू है, ठीक है। लगभग 84-85 साल बाद ये इंडिया में ये ऑप्शन चालू हुआ, ठीक है। तो हम स्विच कर जाते हैं, हम लोगों का जो पीपीटी है। सबको दिखाई दे रहा है ना बराबर से? ये थोड़ा कंफर्म कर लो, सबको बराबर से दिखाई दे रहा है और मेरा आवाज भी सही ढंग से आ रहा है तुम लोगों के पास? ओके, सो हम लोग अभी स्विच कर जाते हैं पीपीटी में। तो पीपीटी में देखो ग्रीन शू ऑप्शन में क्या दिखा रहे हैं हम लोग। प्रोसेस देखो, पहला जो एकदम सिंपल प्रोसेस देखो। मान लो कि जो शेयर तुम लोग ने, एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, एबी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, वो पहली जब इशू कर रहा है मार्केट पे, तो उन्होंने तय किया है इसका प्राइस होगा 300, ठीक है। 300 हम लोग का प्राइस हो चुका है। अभी अगर ये 300 कहीं पे इंक्रीज होके 380 हो जाता है, तो पहले ये प्रोसेस देख लो, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी हम देखेंगे। तो मान लो इसका प्राइस 300 था और किसी कारण बस ये प्राइस हो जाता है 380। तो जैसे ही इसका इशू प्राइस 380 हो जाता है, तो स्मॉल इन्वेस्टर जो लोग होते हैं मार्केट पे, छोटा छोटा इन्वेस्टर जो कि ज्यादा दिन शेयर मार्केट पे रहना नहीं चाहते हैं,
जैसे ही देखा कि वो लोग 300 में खरीदे थे, अभी इसका पैसा एक दो दिन में या फिर एक सप्ताह के अंदर ये 380 हो चुका है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो 80 का जो फायदा हो रहा है उसको लेने के लिए अपना जो शेयर था उसको बेच के निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, तो उसको जैसे ही मार्केट पे सेल करके निकल जाएंगे वो लोग, तो क्या होगा, मार्केट पे शेयर का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर किसी चीज का मार्केट पे सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड उससे उतना नहीं है, तो प्राइस अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, मान लो कि आज के दिन विंटर के मौसम है, अभी विंटर के मौसम में बहुत सारा स्वेटर, मफलर, टोपी वगैरह मार्केट पे अवेलेबल है, लेकिन जितना डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई मार्केट पे है, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ खरीदना है तो ज्यादा दुकान घूमने की जरूरत नहीं है, हर सारे दुकान में ही ये अवेलेबल है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम देखोगे प्राइस थोड़ा कम है। जैसे कि हम लॉकडाउन के टाइम पे देखे थे कि सप्लाई कम था, सब जगह पे लॉकडाउन था, बहुत बहुत सारा चीज आ नहीं रहा था, लॉरी वगैरह जो माल लेके आ रहा है, लॉरी, प्लेन, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, तो मार्केट पे चीजों का दाम बहुत हाई हो गया, महंगाई बढ़ चुका था। तो अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा और डिमांड फॉल नहीं, डिमांड वैसा ही डिमांड है या फिर डिमांड कम हो सकता है, तो जाके हम देखेंगे कि प्राइस घट सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आया कि प्राइस जो था वो प्राइस किसी कारण बस इंक्रीज हुआ, तो इसके कारण स्मॉल इन्वेस्टर लोग जो थे वो अपना शेयर बेच के वो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट हो रहा था उसको लेके निकल रहे हैं। तो इसके लिए सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड लगभग उतना ही है, इधर उधर हो चुका है कुछ, तो इसके लिए प्राइस गिर गया है। अभी क्या होगा, तो इसी टाइम वो मार्केट बैंकर प्राइस को स्टेबिलाईज करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर प्राइस का स्टेबिलाईज नहीं करेंगे तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए जो मर्चेंट बैंकर होंगे वो लोग प्रोमोटर्स के साथ ये स्टेबिलाईजिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पहला कदम क्या होगा, मर्चेंट बैंकर्स जो होंगे वो लोग प्रोमोटर्स के पास से कुछ शेयर बोरो करके वो मार्केट पे डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट पे डाल देंगे, और मार्केट के कब डालेंगे ये वाला प्रोसेस पहले होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस लिस्टिंग के टाइम पे करके रखे हैं। ठीक है, ये जो हम दिखा रहे हैं, रुको, ये वाला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आएंगे कि इशू प्राइस बढ़ गया है और उसमें प्रॉफिट करने के लिए कुछ इन्वेस्टर उसको बेच के निकल रहे हैं, तो ये सिचुएशन अगर अराइज हो सकता है, इसका एजम्पशन करते हुए मर्चेंट बैंकर ने क्या किया, पहले से ही ये काम करके बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, मर्चेंट बैंकर ने सोचा कि ये इस टाइप का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, तो इसके लिए वो पहले से ही प्रोमोटर्स जो हैं, प्रोमोटर से कुछ शेयर उधार लेके बैठा हुआ है, और वो शेयर उधार जो लिया था वो पहले से ही शेयर होल्डर लोगों को अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, पहले से ही शेयर होल्डर लोगों को ये वाला शेयर अलॉट कर चुके हैं। तो जैसे ही वो लोग मार्केट पे, जो स्मॉल शेयर होल्डर थे वो लोग जैसे ही मार्केट पे बेचने लगेंगे, वो मर्चेंट बैंकर क्या करेंगे, मर्चेंट बैंकर उससे उसी जो शेयर को बेच रहे हैं जो स्मॉल से इन्वेस्टर लोग, वो उसको खरीद के प्रोमोटर्स लोगों को वापस दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही वापस दे देंगे तो देखो क्या हुआ, तुमने पहले 150 शेयर इशू किए थे, ठीक है, सॉरी 1000 शेयर इशू किए थे, और उसमें से कुछ बोरो करके पब्लिक को इशू कर दिए थे, और जैसे ही प्राइस फॉल हुआ तो उसको ही उठा के तुम प्रोमोटर्स लोगों को वापस दे दिए। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा जो इशू साइज था वो 1000 का 1000 ही रहा, और तुम्हारा जो प्राइस था वो प्राइस भी 300 ही रह गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम मार्केट पे बेचने के लिए वो प्राइस डिक्रीज होगा और मर्चेंट बैंकर तुरंत आके उसको खरीद लेगा, तो फिर से डिमांड सप्लाई मैच कर जाएगा, और वो जो प्राइस रिड्यूस हुआ था ना, वो प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई फिर से घट जाएगा। वो सप्लाई, जितना सप्लाई उन्होंने स्मॉल इन्वेस्टर लोगों ने बेच के बढ़ाया था, उसको एक्स्ट्रा सप्लाई को
वो प्रोमोटर से सॉरी मार्चेंट बैंकर पंप्स आउट फ्रॉम द मार्केट, वो उसको निगल लेगा। तो जैसे ही वो उसको खा जाएगा तो फिर से सप्लाई गिर जाएगा, तो सप्लाई जैसे गिरेगा फिर से प्राइस अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दूसरा सिचुएशन को हम देखेंगे, तो मान लो कि मार्केट पे ऐसा सिचुएशन हुआ कि जितना शेयर तुम मार्चेंट बैंकर ने बोरवर के पास से उधार लिया था, उसको पूरा का पूरा मार्केट से खरीदने में वो नाकामयाब रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। ठीक है, अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? गुड। तो हम एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि तो मान लो कि मार्चेंट बैंकर जितना प्रोमोटर से उधार लिए थे उसको अलॉट किए थे शेयर होल्डर को, लेकिन ये जो प्रोसेस हम पहले देखे ना, स्मॉल इन्वेस्टर लोग प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं, कि हो सके कि सबके साथ, मतलब हमने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 15% ही हम उधार ले सकते हैं, तो वो जो 15% जो था वो हम मार्केट से उठाने में नाकामयाब रहे। ठीक है, तो मान लो कि 15% मतलब हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे 150 शेयर्स, तो 150 शेयर में से हम पकड़ लेते कि 120 शेयर मार्चेंट बैंकर ने मार्केट से खरीदने में कामयाबी हासिल की है। मतलब कि स्मॉल इन्वेस्टर लोग जो थे वो 120 शेयर्स को मार्केट पे बेच दिए थे, तो इसके लिए वो 120 शेयर्स मार्चेंट बैंकर्स ने खरीद लिया और प्रोमोटर्स को वापस दे दिया। लेकिन ये जो 30 का गैप है, ठीक है, ये जो 30 का गैप है, ये 30 का गैप कहां से हम मीटअप करेंगे? क्योंकि प्रोमोटर्स को तो तुम्हें वो 150 शेयर्स वापस देना है, लेकिन तुमसे 120 शेयर से वापस दिए हो, तो वो 30 शेयर्स तुम कहां से लाओगे? तो सेबी का एक प्रोविजन है कि अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है तो कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स टू दी प्रोमोटर्स एट दी इश्यू प्राइस। मतलब कि जो 30 शेयर का शॉर्टफॉल हुआ है, ये 30 शेयर के लिए कंपनी ने शेयर इशू करके प्रोमोटर्स लोगों को दे देंगे। तो यहां पे देखो, पहला क्या चीज हुआ, 1000 तुमने इशू किए थे, 150 उसमें से लेके पब्लिक को दिए थे, तो तुम्हारा 150 मर्चेंट बैंकर के पास कम था, लेकिन 1000 ही था, टोटल 1000 था। मर्चेंट बैंकर के पास कुछ था, पब्लिक के पास कुछ था। अभी उसको पब्लिक के पास से फिर से लाके तुम मर्चेंट बैंकर्स को दे रहे हो, लेकिन होल प्रोसेस में वो 1000 शेयर ही घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 1000 पहले सपोज मान लेते कि 1:3 हिस्से में मर्चेंट बैंकर पब्लिक में था, अभी सॉरी प्रोमोटर्स और पब्लिक में था, अभी वो वाला पोर्शन 2:3 में हो गया अमॉन्ग द प्रोमोटर्स एंड द पब्लिक। बट वो टोटल लेकिन 1000 से ऊपर नहीं गया। लेकिन जैसे ही शॉर्टफॉल हुआ, मतलब कि पब्लिक के पास ज्यादा शेयर रह गया, तो कंपनी क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा 330 शेयर है वो प्रोमोटर्स को दे दिया। तो देखो तुम्हारा जो इशू साइज था वो पहले था 1000, अभी देखो वो इंक्रीज होके 1030 में पहुंच चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि तुमने 1000 शेयर इशू किए थे, लेकिन वो वाला अभी तुम्हारा पहुंच गया 1080 में। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू द एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो दैट यू कैन सी इट इन और भी अच्छे से तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एंटायर प्रोसेस, दिस इज द दिस 1 2 सी दिस 1 2 3, ये जो 3 प्रोसेस है ये लिस्टिंग की पहली की प्रोसेस है। ठीक है, लिस्टिंग से पहले ही जो लोग क्या बोलते हैं उसको, मर्चेंट बैंकर ने ये सोच के रखा है कि ऐसा सिचुएशन, मतलब कि ये सिचुएशन अराइज कर सकता है, तो इसके लिए ये जो पहला 3 स्टेप्स था, ये जो पहला 3 स्टेप्स था, ये पहला 3 स्टेप्स फॉलो करके बैठा हुआ है। और अगर ये सिचुएशन आ जाता है तो वो लोग ये फाइनली 4th स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर 4th स्टेप में हो गया तो हो गया, लेकिन अगर कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है तो 5th स्टेप भी फॉलो करेंगे। तुम्हें ये पीपीटी मिल जाएगा और इसके साथ इसका नोट्स भी हम पहले ही दे चुके हैं तुम लोगों को,
तो ये पीपीटी के साथ अगर उसको तुम रखोगे तो ये बात तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी था, कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर्स, 300 शेयर्स प्रोमोटर्स के इशू किए और 700 शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए। ठीक है, एकदम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि 1000 शेयर्स उन्होंने पब्लिक मतलब कि आईपीओ दिया और उसमें से 300 शेयर्स प्रोमोटर्स को दे दिया और 700 शेयर्स पब्लिक को दे दिया। ठीक है, और उसका इश्यू प्राइस था 300। ठीक है, तो वो 300 इंटू 1000 मतलब कि 3 लाख का शेयर इशू किए थे। अब मान लो कि तुम्हारे पास एप्लीकेशन आया 1300, 1300 लोग तुम्हारे पास एप्लीकेशन दिए। ठीक है, तो ये जो 1300 लोग एप्लीकेशन दिए, ये 1300 जो लोग है इसमें से भी बोल रहा है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इन लोगों को कुछ शेयर तुम दे दो। ठीक है, कुछ ज्यादा अलॉटमेंट इन लोगों को कर दो। ठीक है, तो अगर इन लोगों को ज्यादा शेयर अलॉटमेंट करने जाएंगे तो कहां से करेंगे? मेरे पास तो सिर्फ इशू साइज 1000 ही है और हम लोग को पता है कि ये इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया सेबी ने, सॉरी मर्चेंट बैंकर, यहाँ पे एमबी जो लिखा हुआ मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर ने क्या किया 15% ऑफ द इशू साइज दैट इज 1000 शेयर्स प्रोमोटर्स के पास से उधार लिया और पब्लिक को इशू कर दिया। ठीक है, तो 1300 का एप्लीकेशन हुआ आया है, 1300 का एप्लीकेशन मतलब 300 प्रोमोटर्स का, पब्लिक का 700 और एक्स्ट्रा 300 तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आया है। तो ये जो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास आया है 1300, उसमें से क्या किए गए 300 एक्स्ट्रा जो आया वहां से 150 को रिफंड कर दिए, नहीं हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन 150 को हम दे सकते हैं, लेकिन कहां से देंगे? हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर से पड़े हुए, तो 100 शेयर्स को हम कैसे 150 शेयर ज्यादा देंगे? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मर्चेंट बैंकर्स ने प्रोमोटर्स के साथ एक गेम खेला। क्या गेम ऐसा है क्योंकि प्रोमोटर्स अपने कंपनी का आदमी है, तो प्रोमोटर्स लोग ने क्या किया 1000 मतलब कि जो टोटल लॉट साइज बने आईपीओ साइज था, इशू साइज था, उसका 15% मर्चेंट बैंकर्स को उधार दे दिया। तो जैसे ही उन्होंने उधार दिया 15% मतलब कि यहाँ पे 1000 का 150, ये 150 मर्चेंट बैंकर ने क्या किया पब्लिक को दे दिया। तो पब्लिक को पहले से ही 700 दिया हुआ था, अभी फिर से 150 भी दे दिया, तो पब्लिक के पास कितना चला गया? पब्लिक के पास चला गया 850 और प्रोमोटर्स के पास है 150। लेकिन देखो तुम्हारा इशू साइज लेकिन 1000 है, राइट? इशू साइज में लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आया हुआ है। इशू साइज पहले भी 1000 था, अब भी 1000 है, सिर्फ 300 700 के जगह पे 150 850 हो चुका है। अब एप्लीकेशन मनी हम लोग के पास कितना आया है? देखो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे देखो तुम्हारे दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो एप्लीकेशन मनी तुम्हारे पास है, एप्लीकेशन मनी देखो तुम्हारे पास है 300 जो प्रोमोटर्स लोगों ने दिया है, यहाँ पे 700 जो कि पब्लिक ने दिया है, और 150 यहाँ पे जो पोर्शन है, ये जो 150 हम लोग के पास है, ये 150 वो एक्स्ट्रा शेयर का है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो 1300 शेयर आया था, 1300 शेयर का एप्लीकेशन मनी आया था 3, ठीक है, अभी वो 1300 शेयर के लिए 150 हम लोग वापस दे दिए, लेकिन प्रोमोटर्स के जो 300 शेयर्स थे उन्होंने से शेयर उधार दिया है, पैसा उन लोगों को हम वापस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो 300 शेयर का एप्लीकेशन मनी भी कंपनी के पास है, कंपनी 700 जो शेयर पब्लिक ने डिमांड किए थे नॉर्मल आउटकम्स नॉर्मल सिचुएशन में, वो भी हम लोगों के पास है, और जो उधार लिए हम लोग वो उधार लेके हम पब्लिक को दे रहे हैं, तो वो 150 के लिए भी हम लोग पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो भी हम लोग अपने पास ही रख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको अपने पास रख रहे हैं। अभी तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है?
हम लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा ये 45,000 पड़ा हुआ है, जो कि हम लोग एक दूसरे किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे किसी बैंक अकाउंट का मतलब पहले ही हम बोल दिए थे कि जब तुम इशू करने जाओगे आईपीओ, तो इसका मतलब है तुम्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा जहां पे तुम्हारा वो एप्लीकेशन मनी आके जमा होगा। तो वो बैंक अकाउंट से अलग कोई बैंक अकाउंट पे हम लोग ये एक्स्ट्रा पैसे को रख देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा जो होगा उसे हम अलग तरीके से दूसरे एक सेपरेट बैंक अकाउंट पे डाल के रख देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है। Anyone have any doubt up to this? Any doubt up to this? If you have any queries, you can tell me. Any doubt? No. Okay. So now we move to the slide. So this 150 into 300, 45,000 transferred to a separate bank account. Now move to the next slide, which shows you the continuing प्रोसेस का कंटिन्यूएशन। देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि 1000 जो था पहले 300 प्रोमोटर्स को दिए, तो प्रोमोटर से 300 माइनस कर देते हैं और पब्लिक के पास 150 आ जाता है। लेकिन हम देखो यहाँ पे 300 प्रोमोटर्स के नाम पे लिख के रखे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने से उधार दिया है, उन्होंने बेचा नहीं है। उनके पास उन लोगों के नाम पे 300 शेयर्स ही अलॉटेड है, उन्होंने से उधार दिया है। ठीक, नाउ क्या हो रहा है देखो, मान लेते हैं कि एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट बैंकर ने क्या सोच के रखा है कि मार्केट पे प्राइस का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, द प्राइस ऑफ द शेयर कैन बी आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, इफ इट इज इंक्रीज्ड एंड जो स्मॉल इन्वेस्टर हम लोग जो बोल रहे थे कि स्मॉल इन्वेस्टर लोग मार्केट पे है, तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इसका कुछ रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया कि जैसे मार्केट पे शेयर का प्राइस 300 मतलब हो गया है। ठीक है, अलॉटमेंट हो चुका है 150 शेयर पब्लिक को और लिस्टिंग हो चुका है, मतलब कि ये वाला प्रोसेस हम लोग का खत्म हो चुका है, आईपीओ खत्म हो गया है। लेकिन प्रोमोटर्स का 150 शेयर उधार है मर्चेंट बैंकर के ऊपर। अभी मार्केट पे देखे कि 300 जो मार्केट प्राइस था वो इंक्रीज होके 380 हो चुका है, लेकिन 380 होने के बाद स्मॉल इन्वेस्टर लोग सेल करेंगे ही, ये हम नहीं बोल सकते। होगा ही होगा ये हम नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो ग्रीन शू ऑप्शन में हम क्या करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम ग्रीन शू ऑप्शन में क्या करेंगे, ये हम एक एक करके देखते हैं। मान लो कि 380 हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टर लोगों ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है, हुआ है 380, ओके 380 हो गया है। हम लोगों को अभी बेचना नहीं है, हम लोग और भी सोच रहे हैं कि और भी इंक्रीज होगा, 380 से ये 400 होगा, 480 हो सकता है, तब जाके हम बेचेंगे। लेकिन तुम्हें ये प्रोमोटर्स लोगों को तो उधार चुकाना है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो जैसे ही तुम लोग देखे कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टर लोग उसको बेच नहीं रहे, तो मर्चेंट बैंकर कहां से वो 15,000 शेयर लाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे 30 डेज तक, 30 दिन तक, ये 30 दिन का मोहलत दिया जाएगा मर्चेंट बैंकर को। अगर 30 दिन के अंदर वो उसको मार्केट से वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, मर्चेंट बैंकर कंपनी के मतलब मर्चेंट बैंकर नहीं मतलब कि कंपनी वो 15,000 शेयर जो उधार लिए थे उसको इशू प्राइस पे नया इशू कर देंगे प्रोमोटर्स के नाम पे। ठीक है, अगर वो 15,000 शेयर मार्केट से उठाने में नाकामयाब रहते हैं, 15,000 नहीं वो 150 शेयर, सॉरी वो 150 शेयर अगर मार्केट से उठाने में नाकामयाब हो रहे हैं मर्चेंट बैंकर, क्योंकि वो लोग सेल नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही वो सेल नहीं कर रहे तो मर्चेंट बैंकर उसको परचेस नहीं कर पा रहे हैं। तो 30 दिन के अंदर ये सिचुएशन चला लेकिन कुछ नहीं हुआ,
तो जाके मर्चेंट बैंक तो जाके कंपनी को क्या करना होगा, मर्चेंट नहीं, सिर्फ कंपनी को वो 150 शेयर्स को 300 मतलब कि हम लोग का इशू प्राइस था उसमें इशू कर देना पड़ेगा प्रोमोटर्स लोगों को। तो देखो तुम्हारा इशू साइज पहले 1000 सोच के चले थे, लेकिन अभी तुम्हारा इशू साइज कहां पे आके रुका है, 1150 पे। समझ में आया? Anyone have any doubt up to this? No doubts, I think. 150 शेयर्स खरीदने में नाकाम रहे तो कंपनी क्या करेंगे, कंपनी फ्रेश इशू कर देंगे, और फ्रेश इशू किसको करेंगे, प्रोमोटर्स को। ओके, नाउ सी, इफ इन्वेस्टर्स गिव देयर रिएक्शंस, ओके, देन व्हाट विल हैपन। अगर मान लो कि हम लोग जो मतलब कि मर्चेंट बैंकर ने जो सोचा था, उन लोगों के माइंड पे जो डर था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कुछ स्मॉल इन्वेस्टर उसको बेच के निकल जाएंगे, वही बात हो चुका है। अभी मर्चेंट बैंकर ने जो सोचा था वही हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर लोग ने उसको मार्केट पे बेच दिया, और जैसे ही मार्केट पे बेचा तो देखो तुम्हारा प्राइस आके रुक गया 290 पे। 380 जैसे प्राइस था, उन लोगों ने जैसे ही बेचना चालू किया तो मार्केट का डिमांड डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गया है, डिमांड कुछ इंक्रीज हुआ भी है, नहीं भी हो सकता है, मे रिड्यूस मे नॉट रिड्यूस। ओके, तो ऐसे सिचुएशन पे प्राइस आके रुक गया है 290 पे, जो कि इशू प्राइस से भी कम है। ओके, इशू प्राइस से भी कम है। तो जैसे ही वो प्राइस इशू प्राइस से नीचे आ चुका है तो मर्चेंट बैंकर अब काम पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये जो प्राइस 300 था, जो कि आज घट के 290 पे आके रुका है, तो मर्चेंट बैंकर को अभी ये प्राइस को स्टेबिलाइज करना है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसका प्राइस 300 हो। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, एमबी का मतलब मर्चेंट बैंक क्रिएट मार्केट डिमांड बाय बाइंग शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, दैट इज 10 शेयर्स। मान लेते कि सिर्फ 10 शेयर खरीद लिए, ठीक है, वो सोचा कि 10 शेयर खरीद लेंगे, तो 10 शेयर जैसे ही हम खरीदेंगे तो वो 290 300 हो चुका है। ये 100 कैन बी 20, यू डोंट ये नहीं सोचना है कि 290 मतलब कि 10% घटा है तो इसलिए 10% 10 शेयर खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने सोचा कि अगर हम 10 शेयर खरीद लेंगे मार्केट से तो हमें ये जो 10 डिक्रीज हुआ है प्राइस में, वो हम लोग फिर से 300 पे पहुंचा सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये सोच लिया तो 10 शेयर्स खरीद लिए, 290 करके प्राइस था, तो अभी उन लोगों ने 2900 रुपया देके 10 शेयर्स खरीद लिए। लेकिन उनका जो ये प्रेडिक्शन था, ये अनुमान था, ये गलत निकला। वो 300 तो पहुंचा ही नहीं, वो 280 हो चुका है अभी। वो सोचा कि अगर हम 10 शेयर खरीद लेंगे तो हम लोगों का जो प्राइस 300 था वो फिर से हम रीच कर जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, वो फिर से और भी नीचे आ चुका है प्राइस। अभी 290 था, अभी 280 हो चुका है, सिचुएशन और भी खराब हो गया है। तो क्या करेंगे मर्चेंट बैंकर ने अब 100 शेयर खरीद लिया। ठीक है, मर्चेंट बैंकर अभी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर 100 शेयर खरीद लेंगे तो ये 300 हम फिर से पहुंच जाएंगे। तो जैसे वो 100 शेयर खरीद लिया, मान लो कि वो 300 में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो वो अभी 100 शेयर्स 280 करके जिसका प्राइस था 28,000 रुपया देके वो शेयर मार्केट से खरीद लिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने मार्केट से खरीद लिया तो मान लेते कि वो प्राइस स्टेबिलाईज हो चुका है। लेकिन ये जो स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस है ये ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक चल सकता है। 30 दिन के ऊपर हम लोग इसको खींच नहीं सकते हैं। सेबी का ये भी प्रोविजन है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक इसको खींच सकता है, उसके ऊपर नहीं। तो देखो, तो यहां पे तुम लोग जैसे ही
100 10 शेयर पहले उधर उधर लिए, सॉरी 10 शेयर पहले मर्चेंट बैंकर ने खरीदे थे और उसके बाद 100 शेयर खरीदे, तो टोटल हम लोग के मर्चेंट बैंकर ने कितना मार्केट से खरीदा? 110 शेयर्स। लेकिन प्रोमोटर्स को हमें 150 शेयर्स उधार लिए हैं, तो 150 शेयर्स हम लोगों को, मतलब कि मर्चेंट बैंकर्स को, प्रोमोटर्स लोगों को वापस देना है। Am I right? 150 शेयर्स उधार लिए थे, तो 150 शेयर्स ही तुम्हें वापस देना है, लेकिन तुमने सिर्फ मार्केट से 110 शेयर्स खरीदे हैं, मतलब कि मर्चेंट बैंकर ने। तो देखो यहाँ पे फॉर एनी शॉर्टफॉल हमने जो प्रोविजन बोले थे कि फॉर एनी शॉर्टफॉल, जो कि यहाँ पे 40 है, 150 में से सिर्फ 110 तुमने खरीदा है, लेकिन 40 नहीं खरीद पाए, ये 40 शेयर्स तुम्हें न्यू इशू करना है, नया शेयर इशू करके प्रोमोटर्स लोगों को देना है। लेकिन पैसा कितना? वो 300। लेकिन प्रोमोटर्स लोग फिर से 40 इंटू 300 देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग पहले ही दे चुके हैं इसका पैसा। ठीक है, पहले ही वो लोग इसका पैसा दे चुके हैं, तो इसके लिए वो लोग फिर से इसका कुछ भी नहीं देंगे, उसको सिर्फ उधार लिया था वो सिर्फ वापस देंगे। ठीक है, 110 शेयर्स मार्केट से लिए और 440 शेयर्स न्यू इश्यू करके टोटल 150 शेयर्स हम दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अभी जो 45,000 रुपया हम लोग जो वो सेपरेट बैंक अकाउंट पे डाल के रखे थे, वो सेपरेट 45,000 रुपया हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। यहाँ पे देखो देखो 45,000 में से हम जो अलग से रखे थे, देखो 2900 हम लोग खर्च किए थे, वो पहला 10 शेयर खरीदने के लिए, मतलब कि मर्चेंट बैंकर ने पहले सोचा था कि जो 290 प्राइस हुआ है उसको हम अगर 10 शेयर्स खरीद लेंगे तो ये प्राइस 300 हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 10 शेयर खरीदा था और उसके लिए 2900, मतलब कि 29 रुपया उन्होंने खर्च किया था। और ये जो 29 रुपया था वो उन्होंने अपने पॉकेट से भी नहीं दिया था, कंपनी ने भी अपने पॉकेट से नहीं दिया था। तो फिर ये पैसा आया कहां से? वो जो पैसा हम लोग 45,000 रुपया जो हमने अलग करके रखे थे एक दूसरे किसी बैंक अकाउंट पे, तो वहीं से हम लोग 29 रुपया दे दिए थे। ठीक है, अब 2900 चला गया, तो हम लोगों के पास कितना पड़ा हुआ है? हम लोगों के पास पड़ा हुआ है 42,100। ठीक है, 42,100 हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो उसमें नेक्स्ट हम लोग क्या किए, मतलब कि एज अ मर्चेंट बैंकर, नेक्स्ट मर्चेंट बैंकर ने क्या किया? 100 शेयर्स खरीद लिया। क्यों? क्योंकि 10 शेयर्स खरीदने के बाद भी वो स्टेबिलाईज नहीं हुआ था, वो 280 में पहुंच गया था। तो वो स्टेबिलाईज करने के लिए मर्चेंट बैंकर ने थोड़ा और परचेस किया, मतलब कि 100 शेयर्स परचेस किया। तो 100 शेयर्स का पैसा था 280 करके 28,000। तो 28,000 रुपया देके वो 100 शेयर्स खरीदे थे, और फिर से वो 28,000 रुपया कहां से आया? उसी 45,000 में से, मतलब कि जो कि 45,000 से घट के 42,100 हो चुका था, उसी में से हम लोग वो 28,000 को खर्च करेंगे। तो 28,000 को जैसे ही खर्च करेंगे वो घट के हो जाएगा 14,100। ठीक है, 14,100 में आके रुक जाएगा। अब फिर से एक नया चीज हुआ है, 40 शेयर्स इशू किए हैं ना कंपनी ने नया, और 40 शेयर्स का 300 करके 12,000 आ रहा है। ठीक है, ये 12,000 हम लोग प्रोमोटर्स के पास से नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोमोटर्स पहले से ही दे के रखा है। तो ये 12,000 भी हम लोग वो 45,000 से ही लेंगे। ठीक है, वो 45,000 से 12,000 अगर हम ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, 45,000 से पहले 2900 लिए, उसके बाद 28,000 लिए, उसके बाद 12,000 लिए, तो हम लोगों के पास रिमेनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 2100। अभी सेबी कह रहा है कि कंपनी को, भाई तुम ये 2100 अपने पास मत रखो, ये 2100 इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दो। तब सेबी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या है? ये एक सेबी का सेपरेट फंड है, इसमें से
सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर लोगों को एडुकेशन देता है, प्रोटेक्शन देता है। एडुकेशन मतलब इन्वेस्टर लोगों को ये समझाता है कि कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से जगह पे ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट से पहले, कौन से दस्तावेजों को या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम से भी चलाता है। कैसे, कहाँ किसी जगह पे कैंपेन हो सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना रास्ते में एक प्रोग्राम हो रहा है, या फिर एक बड़ा से भी ये भी कर सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया गया है, एक हॉल वगैरह हायर किया है, तो वहां पे इन्वेस्टर लोगों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जहां पे इन्वेस्टर लोगों को इसके बारे में बोला जाएगा कैसे लोग अपने रिस्क, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से जगह पे वो लोग बहुत ही ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कौन से चीज को कंपनी के पास से मांगेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, तब जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके बारे में होल प्रोसेस को सेबी बहुत सारे प्रोग्राम, कैंपेन या फिर प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं ना कि टीवी पे वो जागो ग्राहक जागो बोल के एक प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें दिखाता है ना कि खरीदी करने के बाद ये देख लो, ये एमआरपी देख लो, एक्सपायरी डेट देख लो। ऐसा भी हम लोग से भी करते हैं। हम लोग वो भी देखे ना कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिस्क, ऑल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है। ये चलाता कौन है, सेबी चलाता है जनहित में। और उसके बाद में बोला जाता है ना कि जनहित में जारी, तो मतलब कि ये आम आदमी के लिए बोला जाता है। तो इसके लिए जो पैसा होता है ये सेबी ऐसे खर्च करते हैं। ठीक है, सेबी एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये पैसा वो लोग कंपनी के पास से लेते हैं। इसके लिए कंपनी का भी बेनिफिट है। कंपनी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सेबी अलग से कर देता है। ठीक है, तो दिस इज योर इंटायर ग्रीन शू ऑप्शन प्रोसेस। सो आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है। आई थिंक होगा नहीं, हम बहुत ही इजीली समझा दिए। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना है, सो यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ओके, सो wait, I have forgot one thing. So now 1 minute. Now कंपनी पहले 1000 शेयर इशू किए थे, और उस 1000 में से, ये जो 1000 था, 1000 में से 300 प्रोमोटर्स लोग के दिए थे और 700 पब्लिक को दिए थे। और 300 प्रोमोटर्स लोग ने क्या किया, 150 दे दिया पब्लिक को। और पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने 700 और 150 लिया, लेकिन 110 बेच दिए। तो उन लोगों के पास पड़ा हुआ कितना है, 740। ओके, उन लोगों के पास 740 शेयर्स है, और प्रोमोटर्स लोगों के पास कितना है अभी, 150 उन लोगों को वापस देना है। लेकिन हम लोगों के पास वो 110 पब्लिक के पास से आया है, और वो लोग प्रोमोटर्स को दे दिए मर्चेंट बैंकर ने। लेकिन 40 डिफरेंस आ रहा है, वो 40 हम कहां से लाएंगे, वो 40 न्यू इशू कर दिया। तो देखो लास्ट में जाके हम लोग को क्या पता चला कि 1000 शेयर तुमने इशू करने के बारे में इनिशियली सोचे थे, प्लान किए थे ओरिजिनली, कि कंपनी सोचा था कि 1000 शेयर इशू करेंगे। लेकिन लास्ट में आके हम लोग को क्या दिखा कि लास्ट में हम लोग देखे कि कंपनी का इशू साइज जो है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये जो इशू साइज है, ये इशू साइज अभी 1000 नहीं 1040 हो चुका है। और ये जो पब्लिक के पास था, पहले था 700 नॉर्मली, और बाद में 40 शेयर उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअली यही तो हम लोगों का लास्ट ऑप्शन यही आया है। देखो सॉरी, लास्ट ऑप्शन देखो क्या हुआ, इशू साइज तुम्हारा जो पहले 1000 था, देखो ये सिचुएशन था ना, 1000, 300, 700, 150, तो अभी ये चेंज हो चुका है। देखो अभी ये चेंज होके हो गया है 1040 फॉर द इंटायर इशू साइज। पब्लिक acquires or public occupies 740 and promoters occupies 300. So your issue price is increased by 40 shares with the help of this
green shoe option. Okay, understood everyone? So that's all for today. I'm ending here. I will give you the entire PPT, share with you. Okay, and I think I have already sent you the notes. I will check whether it's if it is not shared with you, then I will share it with you. And in the next class, we will start with the stock market, and I will try to show you the more realistic approach of the stock market. Okay, तो जाके तुम लोग को एक्चुअली स्टॉक मार्केट पे होता क्या है ये हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी innovative and very attractive to you and very informative also. No. It's not the IPO, not the APO. It's fresh issue. It's IPO. Actually, our IPO is 1000. एंड हम लोग ने क्या किया, जो आईपीओ में वो आईपीओ के साथ ही हम वो ऑप्शन डाल के रखे थे, ग्रीन शू ऑप्शन वाला, ग्रीन शू वाला जो ऑप्शन था वो हम उसमें से डाल के रखे थे. अगर ये सिचुएशन अराइज होगा तो हम देखो एक्चुअली क्या है, हम लोग 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे एंगल से हम उसको ओवर अलॉटमेंट मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन की जो ऑप्शन है वो हम लोग हिडन तरीके से दिए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1000, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन को हम ऐसे रख रहे हैं ताकि वो आईपीओ ज्यादा से ज्यादा हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसके लिए वो आईपीओ ही होगा 40 शेयर्स. यहाँ पे 40 हुआ तो अगर मार्केट से कंपनी मर्चेंट बैंकर अगर इसको मार्केट से उठाने में नाकामयाब रहता तो ये इशू साइज तुम्हारा 1150 होता, जो कि तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है. 1150 से ऊपर तो तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा इशू साइज 1000 है. तुम ज्यादा से ज्यादा 15% इशू कर सकते हो, तो वो 150 ही होगा. तो इसके लिए वो तुम्हारा यहाँ पे 40 हुआ है, लेकिन किसी जगह पे ये 40 नहीं भी हो सकता. यहाँ पे सिर्फ 4% इशू हुआ है, तुम क्योंकि 40,000 मतलब कि 4% ऑफ द इशू साइज, तो 15% का तुम्हारे पास प्रोविजन था, लेकिन तुम उसको सिर्फ और सिर्फ 4% ही इस्तेमाल में ला पाए. अगर तुम्हारा 10% भी हो सकता है, अगर मर्चेंट बैंक जितना कम उठा सकता है उतना ही तुम्हें इशू करना है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, and Vishal Chaurasia, please contact me regarding your queries.